चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं नितेश पाल एक बार फिर से फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, लास्ट टाइम हम कम से कम 5 पेपर जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम छठा पेपर लेकर के आए हैं। 2019 का फर्स्ट पेपर, फर्स्ट सेगमेंट का पेपर जो है सॉल्व करेंगे। राइट है, हर बार की तरह यहाँ भी हम देखते चलेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या रिविजन हो रहा है, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि एज इट इज़ जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे जो बिल्कुल एज इट इज़ क्या है, सीधे की सीधे क्वेश्चन जो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। राइट है, चलिए तो छठा पेपर जो है वो चालू करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने 2019 फर्स्ट पेपर है बच्चों। राइट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखें किस प्रकार का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए उस तरफ से लेता हूं मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सुनिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है द लाइट एनर्जी स्कैपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाय। बढ़िया क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा शायद आपके कंसेप्ट हिला सकता है, बट इसको क्लियर करते हैं अपन। हिंदी में बोल रहा है सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है। राइट है, चलिए ऑप्शंस पर आते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों अ शॉवर ऑफ रेन ड्रॉप। पहला ऑप्शन है अ शॉवर ऑफ रेन ड्रॉप। इसको होल्ड करते हैं बच्चों अभी अपन, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा किस प्रकार से अपने को इसका आंसर लगाना है। हम दूसरे, तीसरे और फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है प्लेन मिरर। देखिए पॉसिबल ही नहीं है। प्लेन मिरर आपको पता है क्या करता है भाई। प्लेन मिरर, प्लेन पॉलिश सरफेस है, लाइट रे इंसिडेंट होगी, स्ट्राइक करेगी और उसी तरफ क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। तो स्प्रेड करने के लिए प्लेन मिरर का कहीं से कहीं तक भी कोई भी यूज नहीं किया जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल नहीं जाएंगे। सेकंड ऑप्शन तो पूरा ही गलत हो गया है। कॉन्वेक्स लेंस, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, आप लैंग्वेज पर जाइए। यहाँ लिखा हुआ है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाना। क्या होता है स्प्रेड का मतलब, फैलाना। भाई किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को फैलाया जा सकता है। आपको पता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस जो है ये बेसिकली इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस होता है। यदि हम पैरेलल लाइट रे को या लाइट रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो ये जो लेंस है वो सारी की सारी लाइट रे को क्या करता है बच्चों, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाकर के क्या करेगा, फोकस करेगा, मीट करवाएगा। तो स्प्रेड करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग नहीं करेंगे। राइट है, तो सी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए डी वाले पर आते हैं। क्या बोल रहा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस। देखिए हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम ऑप्शंस में भी हम आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं जो आपके काम की हो सकती है। राइट है, डी वाले ऑप्शंस पर यदि आप जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। बच्चों ध्यान रखो, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को एक कॉन्केव लेंस के साथ यदि आप कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो ये एक प्लेन ग्लास प्लेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास प्लेट। तो अगर प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है तो आपको पता है प्लेन ग्लास प्लेट पे क्या होता है भाई, ये प्लेन ग्लास प्लेट है। राइट है, इस पे यदि हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइटर को इंसिडेंट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, चूंकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो दोनों लाइटर, दोनों प्रकाश किरण कैसी निकल जाएगी बच्चों, सीधी निकल जाएगी। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है कि सूर्य के प्रकाश को किस प्रकार से स्प्रेड किया जा सकता है, फैलाया किस प्रकार से जा सकता है। बराबर है, तो चूंकि ये प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए डी वाला ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। राइट है, चले अब पहले ऑप्शन पर आते हैं, अ शावर ऑफ रेन ड्रॉप। देखिए आप सभी को पता है कि रेन ड्रॉप जो है वो एक प्रिज्म की तरह काम करती है और प्रिज्म का कंसेप्ट जो है वो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, तो प्रिज्म क्या करता है बच्चों, प्रिज्म जो है वो व्हाइट लाइट को या सनलाइट को क्या करता है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या कर देता है, स्प्लिट अप कर देता है। क्या कर देता है, स्प्लिट अप। तो कुल मिला के सनलाइट को प्रिज्म क्या कर रहा है, फैला ही तो रहा है। 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और रेन ड्रॉप जो है वो किसकी तरह व्यवहार कर रही है बच्चों, तो रेन ड्रॉप जो है व्यवहार कर रही है किसकी तरह, प्रिज्म की तरह व्यवहार कर रही है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 58 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। राइट है, तो याद रखिए द लाइट एनर्जी स्कैपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड, किसके द्वारा स्प्रेड होगा, अ शावर ऑफ रेन ड्रॉप। बोले तो वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन 58 का आंसर क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 के बाद नेक्स्ट देखते हैं 59। देखिए मैं इस पे स्टार लगा रहा हूँ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इस पर जरा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो 2019 का पेपर जो है बच्चों, इसमें कुछ 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आपको बिल्कुल ही नए देखने को मिलेंगे और उनका लेवल काफी स्टैंडर्ड है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स व्हेन एन एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड। ये तो न्यूटन साहब का क्वेश्चन है, बराबर है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर व्हेन एन एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड। ठीक है, चलिए कुछ चीज क्लियर करते हैं। भाई एक एप्पल है और एक एप्पल जो है वो किसी ट्री से लटका हुआ है, किसी ट्री की ब्रांच से लटका हुआ है।
अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर है, अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर लटका हुआ है। चलिए याद करिए कौन सी एनर्जी होती है। पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई ऊपर यदि एनर्जी की ऊर्जा की बात की जाए तो बच्चों कौन सी ऊर्जा होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, राइट है। चलिए लटका हुआ है तब तक कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वहां से क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो चूंकि पहले रेस्ट में था, लटका हुआ था, एच हाइट पर था, तो कौन सी एनर्जी पजेस कर रहा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वहां से क्या हुआ? ड्रॉप हुआ, तो मोशन करता हुआ नीचे आएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। और भी चीजें होंगी, ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं। आइए देखते हैं। करेक्ट सीक्वेंस एनर्जी ट्रांसफर का हमें निकालना है जब कोई एप्पल किसी भी ट्री से क्या करता है? फॉल करता है। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बिल्कुल करेक्ट है भाई, स्टार्टिंग तो यहीं से होगा। यदि एच हाइट ऊपर हैंग करके रखा हुआ है, लटका हुआ है, तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद हीट एनर्जी टू एयर, नहीं 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 नहीं, एकदम से हीट एनर्जी नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरा सीक्वेंस जो है बच्चों क्या आना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी का आना चाहिए। अरे भाई जब वहां से ड्रॉप होगा, जब मोशन में आएगा, जब मोशन में आएगा तभी एयर का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तभी रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, तभी हीट क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। मतलब पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए और उसके बाद में क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, राइट है। चलिए तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है गलत। दूसरे पर आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से किससे कन्वर्ट हो रही है? साउंड एनर्जी में। याद रखिए बच्चों, जब तक छूटा हुआ एप्पल पृथ्वी की सतह से, अर्थ की सरफेस से स्ट्राइक नहीं करेगा, टकराएगा नहीं, तब तक किसी प्रकार का कोई भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन तो डायरेक्टली इशारा कर रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद सीधे इन्होंने बात कर दी किसकी? जब एप्पल अर्थ की सरफेस से क्या कर रहा है? टकरा रहा है। लेकिन अभी बीच में बहुत सारी प्रोसेसेस जो है वो होना बाकी है, राइट है क्या? तो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद डायरेक्टली साउंड एनर्जी नहीं आएगा, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, सी वाले ऑप्शन पर आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा सबसे पहले, बिल्कुल बराबर है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा? काइनेटिक एनर्जी में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया था कि एच हाइट ऊपर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। वहां से बच्चों जब क्या करेगा? ड्रॉप करेगा, तो छूटते से ही बॉडी काय में आ रही है? मोशन में आ रही है। बच्चों मोशन करने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है? काइनेटिक एनर्जी। तो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा? काइनेटिक एनर्जी में, बिल्कुल करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन फिर किस में होगा? हीट एनर्जी टू एयर। हीट एनर्जी टू एयर क्या होता है बच्चों कि जब वो ऊपर से नीचे ड्रॉप होता है तो नीचे आते वक्त टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती है, एयर का रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो उस पर लगेगा, और एयर का रेजिस्टेंस फोर्स लगने के कारण बिल्कुल हल्की सी क्या करेगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक में होगा। काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी टू एयर, बिल्कुल सही है, यहाँ पर होगा। फिर ये हीट एनर्जी जो है वो क्या कर रहा है? हीट एनर्जी टू द ग्राउंड एंड एप्पल। भाई ये हीट एनर्जी वो क्या कर रहा है? ग्राउंड को और एप्पल को ट्रांसफर करेगा, और जैसे ही एप्पल क्या होगा? अर्थ की सरफेस से टकराएगा, तो जब भी स्ट्राइकिंग वाला फिनोमेना होता है या जैसे ही टकराएगा तो हल्का सा एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। मतलब लास्ट में ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बच्चों? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो एनर्जी के ट्रांसफरेशन का बिल्कुल सटीक जो है वो आपको यहाँ पर पूरा जमा करके दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डी वाला भी देख लेते हैं एक बार अपन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक में, बिल्कुल बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किसमें? साउंड एनर्जी में, जी बिल्कुल डायरेक्ट साउंड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है क्या? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? एयर के कारण हीट एनर्जी में। बोले तो सी वाला ऑप्शन जो है बच्चों पूरी तरह से करेक्ट होगा। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनको बड़ा ही सोच समझ करके और बड़े ही सावधानी से इनके क्या करना होते हैं? आंसर लगाने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर, बोले तो थर्ड क्वेश्चन पर, राइट है। सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है बच्चों ये? Which one of the following can charge an insulator? Again, it is very important questions. Which one of the following can charge an insulator? इनमें से कौन सा इंसुलेटर को चार्ज करता है? राइट, किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा आवेशित किया जा सकता है? ध्यान रखिए बच्चों, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का चैप्टर पढ़ते हैं, चलिए मैं हिंट कर रहा हूं आपको आंसर। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत नाम का चैप्टर पढ़ते हैं तो किसी अनावेशित वस्तु को, किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार की प्रोसेसेस होती हैं, आप सभी को पता होगा। इन विच द फर्स्ट प्रोसेस इज कंडक्शन, सेकेंड प्रोसेस इज इंडक्शन एंड थर्ड प्रोसेस इज फ्रिक्शन। ध्यान रखिए, क्लियर है।
मैंने चैप्टर का नाम आपको बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक, हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत। क्लियर है? तो किसी इंसुलेटर को, किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? इनमें से ध्यान रखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल गलत है। ठीक, दूसरा कौन सा है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो किस ओर इशारा कर रहा है? ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंडक्शन की प्रोसेस की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के बिना कांटेक्ट में ला करके क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। बराबर है? तो बच्चों इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए हम उपयोग करेंगे किसका? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे बच्चों? स्थिर वैद्युत का क्या करेंगे? हम उपयोग करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल भी आवेशित नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कहाँ किसी को चार्ज करती है? तो डी वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है। राइट है बच्चों? तो इनमें से कौन सा इंसुलेटर को आवेशित करने वाला है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी इंसुलेटर को जो है चार्ज करते हैं। क्लियर है? तो 77 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 78 पर आते हैं। किस पर आते हैं? 78 पर। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है बच्चों ये। एट 20 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। चलिए यहाँ अंडरलाइन करिए सबसे पहले तो। द स्पीड ऑफ साउंड इन काय में चाहिए? वाटर में चाहिए। क्लियर है? इज अप्रोक्सीमेटली। हर चैप्टर में और जितने भी पेपर हमने सॉल्व कर रहे हैं, हमने देखा है कि साउंड से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है बच्चों आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए साउंड से पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है 2019 में। ठीक है, बोल रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में साउंड की स्पीड जो है वो क्या होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं इस विषय में, क्या स्पीड होनी चाहिए। ध्यान रखिए, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मैं आपको तीनों सीक्वेंसेस बता देता हूँ, मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ। नहीं पता है अच्छी तरह से सुन करके याद कर लीजिएगा बच्चों। ध्यान रखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है? लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी इक्वल्स टू 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वायु में ध्वनि का वेग जो है बच्चों कितना होगा? 330 मीटर पर सेकेंड होगा। और आगे बढ़ते हैं हम, यदि हम लिक्विड में जाते हैं, यदि हम वाटर में जाते हैं, तो याद रखिए बच्चों, ध्वनि का वेग जो है, साउंड की वेलोसिटी जो है, वो सबसे कम काय में होती है? एयर में होती है। व्हेन वी चेंज द मीडियम देन स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस। ध्यान से सुनिएगा। ठीक, आई थिंक मैं शायद उल्टा बोल गया हूँ यहाँ पर। व्हेन वी चेंज द मीडियम, यदि हम माध्यम क्या करते हैं? बदलते हैं, तो साउंड की स्पीड जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन लाइट की स्पीड जो है वो क्या होती है? कम होती है। तो चूंकि हम साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी चेंज द मीडियम देन स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। सबसे कम ध्वनि का वेग काय में होगा? वायु में होगा। जब आप एयर से काय में एंटर करेंगे? लिक्विड में एंटर करेंगे, तो याद रखिए लिक्विड में साउंड की वेलोसिटी लगभग 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है? 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर देख रहे हैं हम, तो 330 का 4 से 5 गुना कितना होना चाहिए? तो लगभग 1500 से लेकर के 1600 मीटर पर सेकेंड के आसपास का होगा। लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 1600 मीटर पर सेकेंड के आसपास का होगा। और यदि किसी सॉलिड में बात करते हैं बच्चों, किसी प्रकार के मेटल में बात करते हैं, तो ध्यान रखिए स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल या सॉलिड में यदि बात की जाए तो लगभग 15 से 16 टाइम्स, 15 to 16 टाइम्स वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। 15 to 16 टाइम्स जो है वो वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड या मेटल में यदि बात की जाए, सॉलिड में बात की जाए, तो बच्चों ध्यान रखो लगभग कितना होगा? 5000 से लेकर के या 5000 से 6000 के बीच में जो है वो लगभग कोई भी वैल्यू हो सकती है। 6000 मीटर पर सेकेंड के आसपास होगा। ध्यान रखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड। क्लियर है? ग्रेटर देन क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, सबसे कम स्पीड काय में होगी? साउंड की एयर में होगी। उससे ज़्यादा काय में होगी? वाटर में होगी। सबसे ज़्यादा काय में होगी? सॉलिड में, किसी भी प्रकार के मेटल में होगी। और यदि ये क्वेश्चन लाइट के लिए होता बच्चों, तो हमारा उत्तर पूरी तरह से क्या हो जाता? उल्टा हो जाता। बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन काय में होता है? इन काय में होता है? एयर में होता है। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड वाटर में कितनी होगी? अभी मैंने बताया आपको लगभग कितनी है बच्चों? 1500 से 1600 मीटर पर सेकेंड। तो हम किस उत्तर के साथ में जाएंगे? सी वाले उत्तर के साथ में हम जाएंगे। वाटर में जो है साउंड की वेलोसिटी लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड के आसपास हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन देखिए अब ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। ठीक है, आप इसको यहीं याद कर लीजिए। अभी हम रिसेंट की बात करें तो आजकल के पेपर में इस तरह से कोई भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। कोई बात नहीं, इसका आंसर हम ध्यान रखते हैं। ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। इनमें से आयरन का गलनांक जो है
मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए। चलो मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ आपको, ध्यान रखिए। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन माय डियर एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1538 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है? 1538 डिग्री सेल्सियस। ये आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है किसका? लोहे का। क्लियर है? 1538 डिग्री सेल्सियस। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेल्टिंग पॉइंट? 25 डिग्री गलत, 37 डिग्री गलत, 500 बिल्कुल गलत, 1500 क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, राइट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि अभी रिसेंट की जो एग्जामें हो रही है उनमें इस प्रकार का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यदि होता तो हम इसकी वैल्यूज भी क्या करते, याद रखते। आप ध्यान रख लीजिए यहाँ पर कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1538 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब लगभग उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 79 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन देख करके समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सवाल है। किससे संबंधित सवाल है? इलेक्ट्रिसिटी से। आओ डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है? लेट अस कंसीडर अ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर को विचार करिए, हैविंग रेडियस आर, जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? आर है, एंड लेंथ कितनी है? एल, जिसकी लंबाई कितनी है? एल दे रखी। ठीक है, एक कॉपर वायर है, डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, एक कॉपर वायर है, रेडियस कितनी है बच्चों? तो रेडियस आर दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है? एल दे रखी है, बराबर है। लेट इट्स रेजिस्टेंस भी कितना है? आर। बच्चों जब रेडियस कितनी है? आर, लेंथ कितनी है? एल, तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? रेजिस्टेंस आर दे रखा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर, अच्छा दो वायर की बात हो रही है, एक काम करिए, ये जो है फर्स्ट वायर ले लेते हैं और यहाँ डाटा लिखते हैं सेकेंड वायर का। पहले कॉपर वायर की रेडियस आर है, लेंथ एल है, तो रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। दूसरा कॉपर वायर जो है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 2r दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2r। एंड लेंथ कितनी दे रखी है? l/2 दे रखी है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज, तो हमें सेकंड वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या करना है? फाइंड करना है। चलो करते हैं सॉल्व। दो अलग अलग वायर है, पहला और दूसरा, दोनों का मटेरियल क्या है? सेम, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि पहला वायर भी कॉपर का है और दूसरा वायर भी कॉपर का है, राइट है। चलिए हम जानते हैं रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाय ए। और बच्चों चूंकि दोनों तार कॉपर के ही हैं, मतलब दोनों की प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। तो चूंकि रेजिस्टिविटी सेम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो है वो सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चूंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे नहीं रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, हमारे पास रेडियस है, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। R इजिकल्स टू फॉर्मूला है रो एल डिवाइडेड बाय ए को मैंने ओपन किया पाई आर का स्क्वायर। चूंकि क्वेश्चन सिर्फ लेंथ की और रेडियस की, लंबाई की और त्रिज्या की बात कर रहा है, तो हम रिलेशन बना लेते हैं R प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और दो अलग अलग तारों के लिए रेशियो बना लेते हैं। दो अलग अलग तारों के लिए रेशियो बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? ये रहा आपका रिलेशन, इसी के साथ बनाएंगे। चलिए देखते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ R1 बाय R2 इजिकल्स टू, चूंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ R1 है, तो यहाँ भी L1 और यहाँ L2 आ जाएगा। चूंकि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या करेंगे? R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। देखिए मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि आपको समझ में आए कि भाई इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो किस प्रकार से आंसर लगाना है, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जरूर ध्यान दीजिए, राइट है। चलिए वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं। भाई पहले वाले कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कितना था? R था, तो R1 की जगह पे क्या लिख देंगे? R। R2 दूसरे तार का प्रतिरोध निकालना है। पहली की लंबाई कितनी थी बच्चों? L थी, चलो L लिख देते हैं। दूसरे की लंबाई कितनी है बच्चों? L/2, तो ये रहा L और बाय 2, तो 2 किधर शिफ्ट हो जाएगा? 2 किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बोलो बराबर है। चलिए मल्टीप्लाइड बाय क्या करें बच्चों? R2 देखिए दूसरे वायर का प्रतिरोध कितना है बच्चों? 2R है, तो R2 की जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम? 2R का स्क्वायर लिखने वाले हैं, डिवाइडेड बाय R1। पहले तार का प्रतिरोध कितना है बच्चों? R है, तो हम यहाँ लिख देते हैं R का स्क्वायर। देखो जरा कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या? बिल्कुल होगा। देखिए L से L कैंसल आउट, भाई L से L कैंसल आउट। अच्छा 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4R का स्क्वायर। तो R डिवाइडेड बाय कितना है? R2 इजिकल्स टू क्या कर दें? 2 कर दें। 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना है? R का स्क्वायर, राइट है बच्चों। R स्क्वायर से R स्क्वायर भी क्या हो गया? कैंसल आउट।
बच्चों 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, भी 4 दूना कितना हो गया 8। देखिए तो 4 दूना 8 यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों r डिवाइडेड बाय R2 इजिकल्स टू क्या हो गया 8। हमें निकालना है R2 ऊपर ले जाओ। R2 बराबर से कितना हो जाएगा R/8। क्या आ गया बच्चों आंसर? सो फाइनल आंसर विल बी R/8। ध्यान रखिए मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेंथ दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को रेशियो में इंक्लूड करेंगे जिस पर क्वेश्चन की क्वांटिटीज़ क्या करती है डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर लेंथ पर और रेडियस पर क्या कर रही है डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी सेम है। सो द फाइनल आंसर विल बी R/8। इज दैट क्लियर? चलिए तो बच्चों डी आंसर करेक्ट होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद में आते हैं 81 पर। सुनिए ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर। बिहाइंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा बेसिक प्रिंसिपल होगा? याद रखिए फीजन और फ्यूजन जो है बच्चों दो प्रकार की प्रोसेस होती है। फीजन के रिस्पेक्ट में फ्यूजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फीजन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगेन आई रिपीट द सेम लाइन, चेक करिए क्या बोला मैंने। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फीजन वेर हैवी सब्सटेंस विल बी डिवाइडेड इनटू लाइटर वन। सुना होगा आपने, एक हैवी सब्सटेंस को यदि काय में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे लाइटर सेगमेंट्स में यदि क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो हैवी सब्सटेंस यदि लाइटर सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फीजन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फीजन की प्रोसेस होगी और वो भी कंट्रोल्ड मैनर में होगी। किस में होगी? कंट्रोल्ड मैनर में। देखो अनकंट्रोल जो चेन रिएक्शन होती है, अनकंट्रोल जो रिएक्शन होती है वो क्या होता है कि वो हमें उसे कंट्रोल करने में, या यूँ बोल दीजिए कि वो बहुत समय लेती है। क्लियर है? अब हमें न्यूक्लियर रिएक्टर, चूंकि न्यूक्लियर रिएक्टर भाई हम क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल में या किसी दूसरी एनर्जी में। तो हमें रिएक्शन कैसी चाहिए? कंट्रोल चाहिए। कैसी चाहिए? कंट्रोल चाहिए। तो बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर का? न्यूक्लियर फीजन, और वो भी कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। न्यूक्लियर फीजन ठीक है, करेक्ट है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन दे रखा है, नहीं, बिल्कुल गलत है। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फीजन, नहीं, न्यूक्लियर फीजन तो होगा बच्चों लेकिन अनकंट्रोल्ड नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फीजन, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी वाले, नियंत्रित स्थिति में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया जो है इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया? डी। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, राइट है। चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इस पर, जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों ध्यान रखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव से इनमें से कौन से साइंटिस्ट जो है वो संबंधित है? देखो सीधी सी बात है, मैक्स प्लांक, नो डाउट। एनर्जी की इक्वेशन में H आता है, H इज द प्लांक्स कांस्टेंट, नो डाउट इक्वेशन में H आता है, लेकिन प्लांक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखिए ना तो कोई एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, न ही कोई इक्वेशन दी है। क्लियर है क्या? सिर्फ एनर्जी के फॉर्मूले में प्लांक्स कांस्टेंट आता है, तो मैक्स प्लांक्स नहीं होगा। चिंता मत करिए, मैं भी एक लिस्ट बना दूंगा आपको कि कौन कौन सी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन से साइंटिस्ट जो है वो नाम आ सकते हैं, राइट है। एल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल बराबर है। याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण को देने वाले ही कौन थे बच्चों? एल्बर्ट आइंस्टीन। देने वाले ही कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टीन। नेल बोर कोई काम नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अर्नस्ट रदरफोर्ड भाई एटॉमिक फिजिक्स में इनका काम है, योगदान है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से ये संबंधित नहीं है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। याद रखिए पहला हॉलवॉश यदि ये नाम हो, दूसरा लेनार्ड यदि ये नाम हो, तीसरा एल्बर्ट आइंस्टीन। तीन नाम ध्यान से देख लीजिए। ये तीनों किससे संबंधित है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित है, राइट है। हॉलवॉश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट टाइम नाम देने वाले थे। लेनार्ड एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाले कौन? लेनार्ड। और फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन देने वाले कौन? एल्बर्ट आइंस्टीन। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल आ गया है। फिर न्यूमेरिकल अगेन किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मेटालिक वायर्स ए एंड बी आर मेड यूजिंग कॉपर। अगेन क्वेश्चन की लाइन सेम है, दो तार है, एक ए है और एक बी है, और बच्चों दोनों का मटेरियल क्या है? सेम है। क्यों है दोनों का मटेरियल सेम? क्वेश्चन ने बोला आपको कि दो तार है ए और बी, और दोनों किसके बने हुए हैं बच्चों?
दोनों बने हुए हैं कॉपर के, तो रेजिस्टिविटी दोनों की क्या है, सेम है, राइट है। रो ए बराबर से रो बी। द रेडियस ऑफ वायर ए इज आर वाइल इट्स लेंथ इज एल। लिख देते हैं यहाँ पर ए की रेडियस कितनी दे रखी है आर, लंबाई कितनी है एल, अच्छी बात है। अ डीसी वोल्टेज वी, अ डीसी वोल्टेज वी इज अप्लाइड अक्रॉस द वायर ए वाले पर लगाया, कॉजिंग द पावर डिसिपेशन पी। बच्चों इस पर जो पावर आ रही है, शक्ति जो आ रही है वो कितनी आ रही है, पी आ रही है। कितनी आ रही है शक्ति, पी आ रही है, ठीक है। चलिए कोई ना, आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ वायर बी इज 2r। बी वाले वायर की रेडियस कितनी है, कितनी है 2r, बहुत अच्छी बात है। एंड इट्स लेंथ इज 12। आप जब डाटा लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में, फॉर्मूलों का चुनाव करने में आपको मदद मिलेगी, इसलिए आप डाटा जरूर लिखिए। यही मेथड आपको एग्जाम में भी यूज करना है, राइट है। चलिए 12 हो गई लेंथ, एंड सेम डीसी वोल्टेज वी इज अप्लाइड अक्रॉस इट काउजिंग पावर डिसिपेशन P1। लेकिन यहाँ पर पावर डिसिपेशन कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर पावर डिसिपेशन कितना आ रहा है, P1 आ रहा है, राइट है। ये पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन P एंड P1। ये पूछ रहे हैं कि P और P1 दोनों में से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, देखो पावर की बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि रेजिस्टिविटी दोनों की क्या है, सेम है। तो इसका मतलब बच्चों अगर रेडियस है, लेंथ है, रेजिस्टिविटी है, तो ये तीनों क्वांटिटीज जो है वो किसके फॉर्मूले में आती है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में आती है। किसके फॉर्मूले में आती है, रेजिस्टेंस के। तो हम एक काम करते हैं, हम पावर का रिलेशन सीधे सीधे देख लेते हैं, किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। याद रखिए बच्चों, हमारे पास तीन अलग अलग फॉर्मूले होते हैं पावर के, इन विच फर्स्ट फॉर्मूला इज P इक्वल्स टू V इंटू आई। पहला फॉर्मूला ये हो जाता है। सेकंड फॉर्मूला जो है बच्चों वो होता है I स्क्वायर इंटू कितना है R। मैंने पहले जो पेपर हमने जो सॉल्व किए हैं उनमें भी मैंने आपको बार बार बताया है कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में पावर के हम तीन फॉर्मूले देख सकते हैं, दो आपके सामने हैं। और थर्ड फॉर्मूला जो होता है वो होता है बच्चों V स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है R। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर अगर तीन फॉर्मूले हैं तो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो देखिए, अगर सीरीज या पैरेलल इस तरह से कोई भी लाइन यदि आपको क्वेश्चन क्लियर कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यूज करेंगे और हम ये वाला फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज करेंगे। बट अगर बच्चों जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन रीड करा है, अब यहाँ आपको क्लियर नहीं कर रहा है, कॉम्बिनेशन के विषय में कोई भी बात नहीं की जा रही है, राइट है क्या। तो पावर का हम बेसिक या जनरल फॉर्मूला कौन सा लेकर के चलते हैं, V स्क्वायर अपॉन R। कौन सा लेकर के चलते हैं, V स्क्वायर अपॉन R, ध्यान रखिएगा। और अगर P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R वाले फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि पावर जो है वो रेजिस्टेंस के क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो अगर पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो P प्रोपोर्शनल टू क्या कर दूं मैं, 1/R कर दूं। बोलो राइट है। दो रिलेशन बना लेते हैं, एक हम इस डाटा के लिए बना लेंगे, राइट है, दूसरा हम इस डाटा के लिए बना लेंगे। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका और इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। हम देख लेते हैं इसका और इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में पावर फॉर A पावर फॉर B इजिकल्स टू रेजिस्टेंस फॉर क्या करें, B डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस फॉर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक। चूंकि रेजिस्टेंस इसके बारे में कोई बात नहीं है, सीधे सीधे रेडियस और क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, क्लियर है। चलिए इनको हटाते हैं, थोड़ी जगह करते हैं यहाँ पर, ठीक। सीधे सीधे किसके बारे में बात की जा रही है, लेंथ के और रेडियस के बारे में। चलो तो इनको ओपन कर लेते हैं। देखो जरा, PA डिवाइडेड बाय कितना है, PB इजिकल्स टू क्या करें बच्चों, RB और RA। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, चूंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सो RB डिवाइडेड बाय RA को क्या लिख सकते हैं, LB डिवाइडेड बाय कितना है, LA। इज दैट क्लियर, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, RB डिवाइडेड बाय RA, लेकिन रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ मैंने लिखा RA का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है, RB का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। चलो वैल्यू इक्वेट करते हैं। अच्छा, A की पावर कितनी है बच्चों, P है, यहाँ P लिख देते हैं, ठीक। B का पावर कितना है बच्चों, P1 है, यहाँ क्या लिख देते हैं, P1 लिख देते हैं, ठीक। इजिकल्स टू B की लेंथ कितनी है, तो B की लेंथ कितनी है बच्चों, 12, यहाँ लिखा कितना 12 डिवाइडेड बाय A की लेंथ कितनी है बच्चों, L, वेरी सिंपल, चलिए L लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, भाई साहब A की रेडियस कितनी है, R है, तो यहाँ लिखे R का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय RB कितना दे रखा है बच्चों, 2R दे रखा है, क्लियर है। चलिए 2R दे रखा है तो 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4R का स्क्वायर। करिए सॉल्व, L से L कैंसल आओ, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल हो, भाई साहब 2 1 जा और 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो P बाय P1 कितना आ रहा है बच्चों, तो P बाय P1 कितना आ रहा है बच्चों, P बाय P1 आ रहा है 1/2, कितना आ रहा है बच्चों, 1/2। बोलो बराबर है। तो P1 इजिकल्स टू क्या आ रहा है, 2P। P1 इजिकल्स टू क्या आ रहा है, 2P। P1 इजिकल्स टू क्या आ रहा है, 2P।
बट हम देख रहे हैं ऑप्शन में कि ऑप्शन में ए बी सी और डी चारों जो है वो किसकी टर्म में जमा रखे हैं, पी की टर्म में जमा रखे हैं। कोई बात नहीं, पी की टर्म में जमा लेते हैं। इफ P1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ P, देन P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, P इक्वल्स टू हो जाएगा P1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, P1/2। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, P इक्वल्स टू P1/2। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, राइट है। तो आंसर आ जाएगा बच्चों बी, दैट इज P इज इक्वल्स टू P1/2, राइट। तो ये 96 वाला हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन देख लिए हमने। चले अब आते हैं मैग्नेटिज्म पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर। आइए सुनते हैं ध्यान से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ सोलेनाइड। लास्ट टाइम भी बताया था, अगर किसी भी डिवाइस की बात की जा रही है और उस डिवाइस से संबंधित कोई भी फॉर्मूला दिमाग में आता है तो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते से सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे B इजिकल्स टू μ0 Ni, और इस फॉर्मूले से हम ये क्लियर करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, राइट है। सो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड विल बी B इजिकल्स टू μ0 N × I। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनाइड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनाइड। हाँ दिख रहा है फॉर्मूले में, इसीलिए तो आपको मैंने बोला कि यदि आपको कोई भी क्वांटिटीज या कोई भी आपको इस तरह से समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, कोई डिवाइस समझ में आ रहा है, कोई क्वांटिटी समझ में आ रही है, उससे संबंधित फार्मूला समझ में आ रहा है, तो स्टार्टिंग सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूले से करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि बी प्रोपोर्शनल है किसके, एन के, तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। नंबर ऑफ टर्न्स पे, फेरों की संख्या पे क्या करेगा, निर्भर करेगा। चलिए दूसरे पर आते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनाइड डिपेंड्स अपॉन द करेंट फ्लोइंग इन द वायर। बिल्कुल कर रहा है, चेक करिए आप फॉर्मूला। अगेन बी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आई, इट मीन्स बी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन करंट। भाई आई इंक्रीज होगा बी इंक्रीज हो जाएगा, आई डिक्रीज होगा बी डिक्रीज हो जाएगा। भाई सेकंड वाला पॉइंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तीसरे पर आते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनाइड डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ सोलेनाइड। डायमीटर के लिए क्या होना चाहिए, रेडियस। रेडियस के लिए क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या फॉर्मूले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हमारे पास सिर्फ 3 क्वांटिटीज है, इन विच फर्स्ट इज μ0, सेकंड इज n, थर्ड इज I। μ0 इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, n इट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, एंड I इट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, करंट। तो तीसरा वाला पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट पॉइंट कौन सा है बच्चों, खाली पहला और दूसरा, ठीक है। 1, 2 एंड 3 करेक्ट, बिल्कुल गलत है। 1 एंड 3 करेक्ट, बिल्कुल गलत है। 2 एंड 3 करेक्ट, बिल्कुल गलत है। वहां पर ऑप्शन कट रहा है, हिंदी पर आ जाइए आप। केवल 1 और 2, तो बच्चों डी वाला आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ पहला और दूसरा बिंदु जो है वो सही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायमीटर पर डिपेंड नहीं करती है, राइट। सो 97 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अरे भाई ये तो अगले नेक्स्ट ईयर वाले पेपर में भी रिपीट हुआ था, सेम क्वेश्चन था। 2020 में देखा था हमने कि लाइट ईयर जो है वो, प्रकाश वर्ष जो है वो किसको मापने की यूनिट्स है। अरे तो बड़ा सिंपल है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बिल्कुल करेक्ट। पहली लाइन पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। टाइम इंटरवल गलत जवाब। अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड ऑन अर्थ इन अ ईयर, बिल्कुल गलत, रॉन्ग। मास ऑफ एटम, बिल्कुल गलत, राइट। सो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, इट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस, राइट। सो 98 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिक्स पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, ऑप्टिक्स पर, ठीक है। चलिए देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज 50 सेंटीमीटर। अगेन एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, तरीका बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे, राइट है। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, एफ ओ से। क्या दे रखा है आपको, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 50 सेंटीमीटर, राइट है। लिख देते हैं यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज 25, भाई अगर m की वैल्यू कितनी है, 25 है, 25 है। मैग्निफिकेशन अगर कितना है, 25 है, राइट है, 25 है। देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, राइट। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ई। क्या निकालना है हमें फोकल लेंथ ऑफ आई पीस फाइंड करना है, ठीक। अब सुनिए यहाँ पर एक बड़े काम की बात। देखो क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर मैग्नीफाइंग पावर के तो 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज कहाँ पर बने, इन्फिनिटी पर बने, भाई उसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अलग होगा। और दूसरा फॉर्मूला होता है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, जब फाइनल इमेज कहाँ पर बने, डी पर बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने।
तो सर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं और यहाँ चूंकि हमें मेंशन नहीं कर रहा है क्वेश्चन कि मैग्निफिकेशन के लिए डी वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए या इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखो, हम नॉर्मल केस में सामान्यतः या नॉर्मल आई से हम किस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा उसको हम बड़ी आसानी से रिलैक्स्ड आई की पोजीशन में हम उसको देख पाएंगे। आई रिपीट द सेम लाइन, इस लाइन को मैं रिपीट करता हूँ जिससे आपके दिमाग में ये याद रहेगी। मैंने बोला नॉर्मल एडजस्टमेंट की यदि बात की जाएगी तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आपको रिलैक्स्ड आई से आप देख पाएंगे। क्यों बोली मैंने ये लाइन? इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं कर रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है तो बेसिकली हम रिलैक्स्ड आई की कंडीशन वाला फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। और टेलीस्कोप की स्थिति में अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो फॉर्मूला होता है FO डिवाइडेड बाय FE। बच्चों मैं यहाँ पर अभी किसी प्रकार के साइन का उपयोग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज टेलीस्कोप जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है कि कौन सा है, क्योंकि अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा देन इट विल ऑलवेज फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज जिसके कारण m में क्या आएगा, माइनस आएगा। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप सीधी इरेक्ट इमेज बनाता है तो यही फॉर्मूला प्लस में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में साइन का यहाँ पर जो है कोई भी साइन की टर्म में कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, देन हम सिंपली यूज करेंगे FO डिवाइडेड बाय FE, राइट है। चलिए मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 25, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 50, आई पीस फाइंड करना बड़ा सिंपल है, ठीक। शिफ्ट कर लीजिए FE, FO कितना 50, राइट, कितना है 25, कितना आंसर आ गया 2, कितना आंसर आ गया 2, क्लियर। तो आई पीस की फोकल लेंथ कितनी आ गई 2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा C। टेली करना है आंसर, चलिए टेली करवा देते हैं। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और टेलीस्कोप में आईपीस का साइज जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। याद रखिए क्या बताया था, जिसका साइज बड़ा उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा, जिसका साइज छोटा उसकी फोकल लेंथ कम। याद रख लीजिए, जिसका साइज बड़ा उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा, जिसका साइज छोटा उसकी फोकल लेंथ कम। तो चूंकि आईपीस का साइज क्या होता है टेलीस्कोप में छोटा, तो आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव की तो कितनी दे रखी थी भाई साहब ने 50 सेंटीमीटर, लेकिन आईपीस की मात्र कितनी आ रही है 2 सेंटीमीटर। तो ये टेली हो गया आपका कि भैया आंसर पूरी तरह से करेक्ट, ठीक। 99 का आंसर C आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। हिंदी में इधर आ जाते हैं अपोजिट साइड, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। 2019 में आया था क्वेश्चन और बिल्कुल ऐसा कि ऐसा 2020 में रिपीट हो गया है। मैंने लास्ट टाइम के पेपर में सेम क्वेश्चन रीड किया था, आपको याद होगा कि इनमें से कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए याद करिए, C फॉर सेंट्रल एंड C फॉर कंजर्वेटिव। एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा, C फॉर सेंट्रल, C फॉर कंजर्वेटिव। यदि लगने वाला फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ या एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूर काम करता है देन दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारे के सारे कैसे फोर्सेस है, कंजर्वेटिव, संरक्षी बलों में आते हैं बच्चों। और वहां भी याद रखा था कि फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स जो हैं ये कौन से होते हैं, दे आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव, मैकेनिकल कंजर्वेटिव, राइट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए। बिल्कुल सीधा की सीधा रिपीट हो गया है, इवन ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं। ये 19 से 20 में सीधा सीधा क्या हो गया, रिपीट हो गया है, ऑप्शन भी इसके चेंज नहीं हुए, राइट। तो 100 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव पूछ रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, इसकी जगह पर बच्चों क्या हो सकता था, फ्रिक्शन के बजाय आपको विस्कस फोर्स भी दे सकता था, तो वो भी हमारा आंसर होगा, राइट। सो 100 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, द सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेस एंड फॉर अ शॉर्ट वाइल आफ्टर इट सेट्स। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि सन राइज से पहले और सनसेट के बाद तक आपको दिखाई देगा, और एक सिंगल लाइन का आंसर है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इस पर, क्योंकि ये तीसरी से चौथी बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, ठीक, स्टार लगाइए, ठीक। चलिए सुनते हैं ध्यान से क्या बोल रहा है, देखिए। देखो सबसे पहले तो एक फिगर दे रखा है आपको,
देखिए जब ग्राफ आ जाए ना तो एक्सिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, राइट। ये ग्राफ आया आपका और मुझे दिखाई दे रहा है कि वर्टिकल एक्सिस में क्या दे रखा है, टाइम टी। क्या दे रखा है वर्टिकल एक्सिस में, टाइम टी। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या दे रखा है, एक्स, जो कि यहाँ पर बॉडी की पोजीशन या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई एक चीज़ क्या करेगा, डिनोट करेगा। द फिगर शोन अबव गिव्स द टाइम वर्सेस पोजीशन एक्स ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए, बी एंड सी। 3 मूविंग ऑब्जेक्ट है और तीनों मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम का ग्राफ दे रखा है, लेकिन एक्सिस जो है बंदे ने क्या करी है, चेंज करके दी है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। जहाँ एक्स आना चाहिए था वहाँ टी दे दिया है और जहाँ टी आना चाहिए था वहाँ क्या दे दिया है, एक्स दे दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देयर स्पीड्स वी ए, वी बी एंड वी सी। हमें बताना है कि ए, बी और सी तीनों की वेलोसिटी में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर, चलो देखते हैं कुछ चीज़ें। याद रखिए, जब पोजीशन टाइम ग्राफ पर जाते हैं तो बच्चों ध्यान रखो, अगर एक्स जो है वो वर्टिकल एक्सिस पर है और टाइम जो है अगर क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। ठीक, मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें मैंने पोजीशन को कहाँ लिया, वर्टिकल एक्सिस पे, और टाइम को मैंने कहाँ लिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ग्राफ का स्लोप जो है वो मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से अगर कितना एंगल बना है, थीटा, तो यहाँ आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज v इक्वल्स टू टेन थीटा। क्या आ जाता है, v इक्वल्स टू टेन थीटा। लेकिन ये कब आएगा, जब x वर्टिकल पर होगा और t हॉरिजॉन्टल पर होगा। और v इक्वल्स टू टेन थीटा से v प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से, हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस से जिस स्लोप का एंगल जितना ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब अगर यहाँ x होता और यहाँ t होता तो c की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती, b की वेलोसिटी उससे कम हो जाती और a की वेलोसिटी सबसे कम हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि c का हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनने वाला जो एंगल है वो सबसे ज़्यादा है, b का उससे कम है बच्चों, और a का सबसे कम है। बोलो क्लियर है। अब चूंकि यहाँ पर एक्सिस क्या कर दी है भाई, एक्सिस की क्वांटिटीज क्या कर रखी है, इंटरचेंज कर रखी है, राइट है। वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लिया है, पोजीशन या डिस्टेंस। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। v इक्वल्स टू टेन थीटा लेने के बजाय ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों भाई, अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पर x की जगह पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर अगर हम x की जगह पे क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं, और यहाँ t की जगह पे क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो स्लोप अभी भी वैसे ही होगा। ठीक, चित्र अभी भी वैसे ही बनाना है, एंगल अभी भी क्या लेंगे, थीटा लेंगे, बट नाउ द फॉर्मूला विल बी v इक्वल्स टू 1/10 थीटा। क्लियर, ध्यान रखिएगा, x वर्टिकल में t हॉरिजॉन्टल में v इक्वल्स टू 10 थीटा, लेकिन अगर t वर्टिकल में x हॉरिजॉन्टल में तो ये चेंज हो जाएगा, v इक्वल्स टू 1/10 थीटा, राइट है। और अगर v इक्वल्स टू 1/10 थीटा देन v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, थीटा। मैं इसी ग्राफ पर आ गया हूँ, हाँ ध्यान रखिएगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जिसके स्लोप का एंगल जितना ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जिसके स्लोप का एंगल जितना ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, राइट है। मुझे दिख रहा है कि थीटा सी ग्रेटर देन क्या है, थीटा बी ग्रेटर देन क्या है, थीटा ए। बोलो राइट है। तो अगर सी का स्लोप बड़ा, बी का उससे छोटा, ए का उससे छोटा, तो हमें दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा, वी सी लेस देन क्या हो जाएगा, वी बी लेस देन क्या हो जाएगा, वी ए। चेक करिए, मतलब ए की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, बी की उससे कम, सी की सबसे कम। ढूंढ लो ऑप्शन में, वी ए लेस देन वी बी लेस देन वी सी। लेकिन और ऑप्शन पढ़ लेते हैं नीचे, वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी, गलत है। क्या तीनों की वैल्यू सेम है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी नहीं है। क्या तीनों जीरो के बराबर है, बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, तरीका ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। वन डाइन, ओहो, वन डाइन अ यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज इक्वल्स टू, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, न्यूटन और डाइन। न्यूटन जो है वो फोर्स की एसआई यूनिट और डाइन जो है वो फोर्स की सीजीएस यूनिट, दोनों ही बल के मात्रक हैं। याद रखिए 1 न्यूटन विल बी इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, बट पूछा डाइन है तो उल्टा हो जाएगा, 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 न्यूटन। और यदि न्यूटन ना मिले तो कोई बात नहीं, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻⁻5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि एम केस का मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एसआई यूनिट बनेगा, राइट। चेक कर लीजिए, 10⁻³ गलत, 10⁻⁻3 बिल्कुल गलत, 10⁻5 रुकिए, 10⁻5 डाइन में 10⁻+5 नहीं आएगा,
डाइन में तो क्या आएगा 10 की पावर -5। बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सीजीएस यूनिट छोटी होती है, एसआई यूनिट बड़ी होती है। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन मैकेनिक्स से, वन डायमेंशन मोशन से अगेन एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। इस प्रकार के सवाल देख करके लालच आना चाहिए मन में, राइट है। चलिए इस बार ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देख लीजिए वर्टिकल एक्सिस पे v है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम t है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड एंड डीएक्सेलरेटेड मोशन आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट। इस ग्राफ को देख करके बताना है ए से बी, बी से सी और सी से डी। भैया इन तीन लाइन में कौन सा एक्सेलरेटेड दिखाई दे रहा है और कौन सा डी एक्सेलरेटेड, कौन सा त्वरित है और कौन सा अत्वरित है। याद रखिए टाइम के साथ साथ किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यदि क्या होती है, इंक्रीज होती है बच्चों, तो वो कहलाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड बॉडी। मतलब जब हम एक्सेलरेटेड मोशन देखेंगे तब हमें ग्राफ के स्लोप में वो वाला स्लोप देखना पड़ेगा जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर डी एक्सेलरेटेड मोशन पर जाएंगे तो हमें यह देखना होगा कि समय के साथ साथ किस सेगमेंट में वेग या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट है। चलो कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखिए याद रखिए सेम कंसेप्ट है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो, ये स्लोप है एंगल थीटा, अगेन ए बराबर से क्या होता है टेन थीटा। सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। एक्स और टी के ग्राफ में v इक्वल्स टू टेन थीटा, तो v और t के ग्राफ में a इक्वल्स टू टेन थीटा, और वेलोसिटी तो वर्टिकल एक्सिस में ही है। बच्चों देखो b और c की बात करें यदि हम, चलो स्प्लिट करते हैं। b पर भी वेलोसिटी उतनी ही है जितनी वेलोसिटी कहां पर है, c पर है। तो यदि b पर और c पर vb बराबर से vc, यदि bc पर वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी सेम होती है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, तो bc सेगमेंट के लिए एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। याद रखिए वेग नियत हो तो तुरंत कितना होता है, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट हो देन एक्सेलरेशन विल बी 0। तो एक्सेलरेटेड और डीएक्सेलरेटेड पूछा है तो बीसी वाला सेगमेंट तो कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है बीसी, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और ढूंढिए दूसरा ऑप्शन है बीसी, यहाँ फिर बीसी आ गया, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो ए से बी पर आते हैं। देखिए ए पर वेलोसिटी क्या है, ए पर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, अधिक है, और बी पर वेलोसिटी क्या है बच्चों, कम है। ए पर वेलोसिटी क्या है, अधिक है, और बी पर वेलोसिटी क्या है, कम है, राइट। बी पर वेलोसिटी क्या है, कम है, राइट है। तो अब चूंकि ए से बी की तरफ आएंगे तो ए से बी की तरफ आएंगे तो आप देख रहे हैं कि ए से बी तक आ रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ए से बी आ रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ए से बी आ रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव, और बॉडी को क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेटेड बॉडी बोलते हैं। तो ए बी स्लोप क्या हो गया, डी एक्सेलरेटेड। चलिए सी डी पे नजर मारते हैं। सी पर वेलोसिटी क्या है बच्चों, डी के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है, बराबर है। और सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो सी से डी तक यदि वेलोसिटी बढ़ रही है तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़े तो क्या कहलाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड बॉडी, राइट है। तो आप देख रहे हैं कि ए बी वाले सेगमेंट में, ए बी वाले सेगमेंट में हमें देखने को मिला क्या, डी एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। और सी डी वाले सेगमेंट में हमें क्या देखने को मिला, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या देखने को मिला, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब सी डी सेगमेंट क्या हो गया, एक्सेलरेटेड, और ए बी सेगमेंट क्या हो गया, डी एक्सेलरेटेड। ध्यान रखना पहले एक्सेलरेटेड दे रखा है तो पहले क्या लगाएंगे, सी डी, फिर क्या दे रखा है, डी एक्सेलरेटेड, क्या लगाएंगे, ए बी। तो सी डी और ए बी आएगा उत्तर, क्या आएगा, सी डी और ए बी। ये दिख रहा है आपको सी ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसी कंसेप्ट आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, मैकेनिक्स में कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, राइट है। तो ये हो जाएगा सी डी और ए बी, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है हीट से, ध्यान दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ थर्मस फ्लास्क इज नॉट करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। थर्मस आता है चाय और पानी वाला, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। द वॉल ऑफ द फ्लास्क आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम। देखिए बच्चों ये पहली ही लाइन इन्होंने बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। थर्मस के अंदर की जो दो लेयर होती है उन लेयर के बीच में क्या बनाया जाता है, वैक्यूम बनाया जाता है, उससे हीट ट्रांसफर सराउंडिंग में नहीं होती है। इसीलिए
भाई चूंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है तो अधिक समय तक गर्म रहेगा, क्योंकि यदि हीट ट्रांसफर कर देगा बच्चों तो समय के साथ साथ क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, राइट। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट। द ग्लास वॉल देमसेल्व्स हैव शाइनी सरफेस, होता है, कभी देखिएगा थर्मस का ढक्कन खोल करके अंदर नजर मारिएगा, आपको चमकदार सतह देखने को मिलेगी, ऐसा लगेगा सिल्वरिंग कर रखा है, राइट है, बिल्कुल करेक्ट है बी वाला। चलिए सी पर आते हैं। द सरफेस ऑफ इनर वॉल रेडिएट्स गुड अमाउंट ऑफ हीट एंड द इनर वॉल रेडिएट गुड अमाउंट ऑफ हीट। बच्चों ध्यान रखो, थर्मस फ्लास्क के अंदर कोई भी लेयर किसी भी प्रकार की हीट एनर्जी को या किसी भी रेडिएशन को रेडिएट नहीं करती है, तो ये सी वाला ऑप्शन ही गलत है, ठीक। इनर वॉल रेडिएट गुड अमाउंट ऑफ हीट एंड सरफेस ऑफ आउटर वॉल एब्जॉर्ब, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। सी ऑप्शन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और नॉट ही पूछा है तो 115 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2 4 5 क्वेश्चन और बचे हैं, कंप्लीट करते हैं। ओ हो, बिल्कुल लीक से हटकर सवाल दिया है, क्या पूछा है, ब्लैक होल इज अ, ब्लैक होल इज अ, एक बात मेरी ध्यान रखिए, ब्लैक होल ऐसा होल है जिस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी का इफेक्ट या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी बड़ी स्ट्रांग होती है। कैसी होती है, स्ट्रांग। कैसी होती है, वेरी स्ट्रांग होती है, वीक जीरो नहीं होगी, कैसी होगी, वेरी स्ट्रांग। ब्लैक होल क्या है, कृष्ण विवर क्या है, ह्यूज ब्लैक स्टार विच हैज जीरो एक्सेलरेशन, यही गलत हो जाता है, जीरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऑप्शन यही गलत हो जाता है। अभी मैंने बताया न जीरो न वीक, कैसी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी स्ट्रांग है, कैसी है, स्ट्रांग। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टार विच हैज मॉडरेट एक्सेल, नहीं मॉडरेट क्या, अभी तो बताया, वीक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी है, स्ट्रांग है, ये भी गलत हो जाता है। स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ एंड हैज लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस, बढ़िया, सी वाले ऑप्शन पढ़ करके थोड़ा सा ठीक लगा। स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, एक ऐसा होल है जो अपने आप में कोलैप्स हो जाता है, अपने आप में कोलैप्स हो सकता है, और इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, राइट, सी ऑप्शन करेक्ट है, बराबर है। चलिए और बढ़ते हैं। स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ हैज जीरो एक्सेलरेशन ड्यू टू, यही गलत हो जाता है, बराबर है। ध्यान रखिए, ब्लैक होल की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। तो 116 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज, ओहो बड़ी अजीब इक्वेशन है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्जन हमने तो ये पढ़ रखा है सर हमें तो ये याद है, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, हमें तो ये फार्मूला याद है, ये क्या दे रखा है, द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज F डिग्री F इक्वल्स टू x प्लस ब्रैकेट्स ऑफ 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए जरा, और वो पूछ रहा है x का मान क्या है, पढ़ते रहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं जो इजी को भी क्या बना देते हैं, टफ बना देते हैं, कोई बात नहीं, आराम से। सबसे पहले तो जिन्हें ये पता नहीं है वो ये याद रख लीजिए, इट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, याद रखिए C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरे 5 स्केल का कन्वर्जन लिखाया है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन में लिखा हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू लिखा हुआ है x प्लस कितना है बच्चों 1.8 इंटू दे रखा है डिग्री सेल्सियस। ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, यदि ये रिलेशन है तो आओ देखें, कुछ सॉल्व करके देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखिए 1.8 इंटू सी मल्टीप्लाई कर दो तो F बराबर से क्या आ गया बच्चों x प्लस 1.8 इंटू सी, मतलब बात तो वही हो गई, 1.8 क्या आ गया, c आ गया। देखो जरा सही जा रहे हैं क्या, क्लियर। अब एक काम करो, ये प्लस का x इधर ले आओ आप, प्लस का x इधर लाएंगे तो F माइनस कितना हो जाएगा बच्चों x बराबर से क्या हो जाएगा 1.8 इंटू कितना है c, देखो जरा सही जा रहे हैं क्या, राइट है। अब थोड़ा सा होल्ड करते हैं, एक बात बताइए, F माइनस एक्स लिखा मैंने इजिकल्स टू क्या कर दूँ 1.8 है, तो भाई साहब 1.8 मतलब ये डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 18c डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया 10, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो जरा डिवाइड करके भाई साहब 2 9 जा क्या हो जाएगा 18 और 2 5 जा क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, राइट है। चलिए और आगे लिखते हैं, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों, फाइनली आ गया F माइनस एक्स इजिकल्स टू 9c डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 9c डिवाइडेड बाई कितना है 5, बोलो हुआ कि नहीं हुआ बच्चों।
अब इस 9 को धीरे से क्या कर लेते हैं, नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। तो नीचे जब हम शिफ्ट करेंगे, मैं इधर आ जाता हूँ, जगह कम है तो ये f माइनस एक्स जो था, c के साथ वाला 9 नीचे आ गया, देखिए आप नीचे आ गया, बोलो कोई समस्या हो तो, राइट है। और अब यहाँ पर क्या बच गया, c/5 बच गया, बोलो क्लियर है। अब यहाँ क्या बच गया, c/5, बढ़िया, कंपेयर कर लीजिए, राइट। देखिए क्या लिखा हुआ है, c/5, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, c/5, ठीक। f माइनस 32, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, f माइनस एक्स, मतलब x की जगह पर क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, 32, x की जगह पर क्या वैल्यू आ रही है, 32, और 9 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए इक्वेशन को मैंने सॉल्व करा और मैंने फाइनली फॉर्मूले की ही टर्म में एक वैल्यूज निकाल ली, तो f माइनस एक्स, और मैं देख रहा हूँ कि x की वैल्यू किसके जगह पर आ रही है, 32 की जगह पर आ रही है, मतलब x का मान कितना है बच्चों, 32, राइट है। तो इक्वेशन देख करके घबराना नहीं है, जो भी दे रखा है उसको अपने दिमाग लगा करके सॉल्व करना है, राइट है। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 32, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर x की वैल्यू कितनी है, 32, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है, कंप्लीट करते हैं उसको भी। चलिए फिर से ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। When a beam of white light passes through a glass prism, जब श्वेत प्रकाश को ग्लास के प्रिज्म से गुजारा जाता है, the color of light beam that deviates the least, हमें वो कलर चाहिए जो सबसे कम डेविएट होता है, जिसका विचलन सबसे कम होता है। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर इंसिडेंट करवाते हैं तो प्रिज्म जो है व्हाइट लाइट को 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड करता है बच्चों। सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाला कलर वायलेट होता है, सबसे कम डेविएट होने वाला कलर कौन सा होता है, रेड होता है, राइट है, ध्यान रखिए, ठीक है। बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेड कलर की वेवलेंथ जो है बच्चों सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसका डेविएशन जो है, विचलन कोण जो है बच्चों सबसे कम होगा। तो इन्होंने पूछा डेविएट द लीस्ट, सबसे कम कौन विचलित होगा, तो बच्चों रेड कलर जो है वो सबसे कम विचलित होगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, राइट है, रेड आ जाएगा इसका आंसर, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 118 के बाद। 118 के बाद देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप मैं आपको अलग अलग वर्ड्स बताऊंगा, आप इनके फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। देखो ये लिखा हुआ है लीगो, क्या लिखा हुआ है, लीगो। बच्चों देखो ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, लीगो जो है ये एक ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है, क्लियर, जो कॉस्मिक रे का ग्रेविटेशन से कोई रिलेशन शो करने के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट है क्या, जिसमें लीगो में स्टार्टिंग में जो एल लिखा हुआ है, उस एल का मतलब लेजर से संबंधित है। किससे संबंधित है, लेजर से। तो लीगो का फुल फॉर्म ध्यान रखो आप, लीगो का जो फुल फॉर्म है देखिए LIGO, मैंने बोला लीगो में फर्स्ट वर्ड जो आ रहा है एल, बच्चों किससे संबंधित है, लेजर से संबंधित है, राइट है। तो एल का मतलब हो जाएगा लेजर, एल का मतलब हो जाएगा लेजर, याद रख लीजिए, कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए इसको। आई का मतलब हो जाएगा बच्चों इंटरफेरोमीटर, क्या हो जाएगा ये, इंटरफेरोमीटर, राइट। जी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जी का मतलब हो जाएगा, जी का मतलब हो जाएगा ग्रेविटेशनल वेव, बोल सकते हैं आप। जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल वेव, राइट। और ओ का मतलब हो जाएगा बच्चों क्या, ऑब्जर्वेटरी, क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेटरी। ये नया क्वेश्चन है, इसको लिख करके याद रख लीजिए। लीगो स्टैंड फॉर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लीगो, राइट है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। लाइट दे रखा है, गलत, फिर से लाइट दे रखा है, गलत। लेजर इंड्यूस्ड गैसियस ऑप्टिक्स, बिल्कुल गलत, राइट है। तो बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेजर, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, राइट है। देखिए हो सकता है कि एग्जाम में आपको लेजर भी पूछ ले, क्या पूछ ले, लेजर, ध्यान रखिए। लेजर में एल का मतलब लाइट होता है, ए का मतलब एम्प्लीफिकेशन होता है, एस का मतलब स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, क्या होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखिए। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लीगो का मतलब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इट इज द प्रोजेक्ट फॉर द कॉस्मिक रे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। फिर कभी वीडियो बनाएंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके विषय में, अभी आप इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रिसिटी।
ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, अ फ्यूज वायर मस्ट बी, एक फ्यूज का तार जो है वो कैसा होता है। ठीक है, चले प्रॉपर्टीज पहले मैं बता देता हूं आपको। बच्चों जो फ्यूज वायर होता है उसकी रेजिस्टिविटी तो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों भाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम होना चाहिए? याद रखिए कहीं भी आगे होम सर्किट में यदि कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं भी बर्निंग की प्रोसेस हो रही है, कहीं भी यदि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, कहीं भी यदि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को डैमेज होने से बचाने के लिए हम घरों में मेन सर्किट में क्या लगाते हैं, फ्यूज वायर। और उस फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि आगे कहीं शॉर्ट सर्किटिंग से यदि कोई डिवाइस डैमेज हो रहा है तो बच्चों वो उसको डिवाइस होने से, डैमेज होने से बचाने के लिए अपने आप को मेल्ट करके सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अपने आप को मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे आगे की ओर करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है। तो फ्यूज वायर याद रखिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो, और रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। कंडक्टिंग वायर, हाँ नो डाउट कंडक्टिंग तो होना ही चाहिए, ठीक है। कंडक्टिंग एंड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, चलिए और ऑप्शन ध्यान रख लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। कंडक्टिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया गलनांक क्या चाहिए, बड़ा ही निम्न चाहिए, बहुत ही कम चाहिए, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंसुलेटर बिल्कुल नहीं, जब करंट फ्लो ही नहीं होगा हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, मेल्ट कैसे होगा, तो इंसुलेटर तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इंसुलेटर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया कि कुचालक जो है वो नहीं हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट लो चलेगा, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों फ्यूज वायर इस ऑप्शन के हिसाब से क्या है, कंडक्टिंग होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। सो 120 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, राइट है। देखते हैं और कोई क्वेश्चन है आगे, ठीक। 24 ये बच्चों पूरे आपके 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। 2019 का पेपर मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि आगे अभी हमने जो 5 पेपर सॉल्व करे हैं उनके क्वेश्चन जो हैं, और यदि 2019 के पेपर के कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो हमने देखा कि ग्राफ से 2 सवाल आए हैं, बड़े स्टैंडर्ड ग्राफ थे मैकेनिक्स के, राइट है, हमने सॉल्व किए अभी, ठीक। एक फुल फॉर्म जो है बड़ा स्टैंडर्ड है, बड़ा नया वर्ड था लिगो, हमने याद करा उसको, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, राइट है। तो कुछ क्वेश्चन जो है इस पेपर के बड़े ही स्टैंडर्ड थे, राइट है। चलिए बच्चों, मैं अगली बार 2019 का सेकंड स्लॉट का पेपर जो मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।